दुनिया में सिर्फ इनकी माँ ही थी। आज उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब बेचारी रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। इतना कह गांव वालों ने राजा से उनका परिचय मांगा। आप बताइए, आप लोग कौन हैं? गांव वालों के पूछने पर वजीर ने राजा का परिचय दिया तो पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का स्वागत किया। गांव के मुखिया से राजा ने कहा, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति न हो तो मैं मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा की बात सुन मुखिया खुश होता हुआ बोला, महाराज, हमारी बेटी राजरानी बनेगी, हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे। गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके राजा और मोहिनी का विवाह करवा दिया। राजा ने अपनी 7वीं पत्नी अर्थात मोहिनी का नया नाम कर्ण किया, राजलक्ष्मी। विवाह के पश्चात गांव वालों ने खुशी खुशी राजलक्ष्मी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा अपने वजीर और 7वीं पत्नी राजलक्ष्मी को लेकर राजमहल आ जाता है। जब राजा की पहले की 6 पत्नियों को इसकी खबर लगी तो वे जल भुनकर राख हो गईं। ऊपरी मन से उन्होंने नई रानी राजलक्ष्मी का स्वागत किया। समय बीतने लगा। अब राजा का अधिकांश समय नई रानी राजलक्ष्मी के साथ ही बीतने लगा। ये देखकर पुरानी रानी और अधिक ईर्ष्या से भर गई, परंतु राजलक्ष्मी को इसकी भनक तक नहीं थी। वो भोले भाले स्वभाव और एकदम साफ दिल की औरत थी। वह बाकी रानियों को अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। समय बीता। एक दिन रानी राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वो पिता बनने वाले हैं। रानी के मुख से ये बात सुन राजा जयसिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से रानी राजलक्ष्मी को गले लगा लेता है। राजा तुरंत कुलगुरु को बुला उन्हें आदेश देता है कि अब से नित्य प्रति रानी राजलक्ष्मी को धार्मिक और प्रेरक कथाएं सुनाई जाएं। नई रानी के गर्भवती होने का समाचार जल्दी ही पूरे राज्य में फैल गया। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची हुई थी। नई रानी के गर्भवती होने का समाचार जब उसकी सौतनों को मिला तो उनके तन बदन में आग लग गई। वे अंदर तक जल भुन गई। सभी रानियों ने आपस में विचार किया कि नई रानी तो पहले ही राजा की बहुत प्रिय है, वो अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताते हैं। बच्चा होने के बाद तो उसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। राजा उस उल्टा को ही अपनी पटरानी बना लेंगे। हम सभी का तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। नई रानी हमारे साथ दासियों जैसा व्यवहार करेंगी। नहीं नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगी। वो सभी सलाह मशवरा करके नई रानी को क्षति पहुंचाने की अलग अलग युक्तियां सोचने लग जाती हैं। परंतु बड़ी रानियों का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नई रानी राजलक्ष्मी उन्हें कभी अकेले नहीं मिलती। कभी राजा के आदेश अनुसार कुलगुरु उन्हें कथा सुनाते मिलते तो कभी उनकी दासियां उनके साथ होती। कभी प्रजा के लोग उन्हें घेरे रहते तो कभी खुद राजा ही उनके साथ होते। ऐसे में रानियों को कभी अपने मकसद को अंजाम देने का मौका ही नहीं मिला। इसी तरह समय बीत रहा था। रानी राजलक्ष्मी का गर्भावस्था का समय लगभग पूरा होने को आया था, पर फिर एक दिन राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। शत्रुओं से निपटने के लिए राजा जयसिंह को अपनी सेना सहित राजमहल छोड़कर राज्य की सीमा पर जाना पड़ा। बड़ी रानियों को तो जैसे सुनहरा अवसर मिल गया था। वे छोटी रानी को ऐसी दवाई देने लग गई जिससे रानी राजलक्ष्मी के गर्भ को क्षति पहुंचे और रानी से ऐसे ऐसे कार्य करवाती जो गर्भावस्था के लिए उचित नहीं थे। बड़ी रानियां छोटी रानी के भोलेपन का खूब फायदा उठाती और उन्हें उल्टी उल्टी चीजें सिखाती। जब कुलगुरु छोटी रानी को कथा सुनाने आते तो वो उसे अच्छी अच्छी बातें समझाते और आवश्यक सावधानियां बताकर चले जाते। रानी राजलक्ष्मी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें इतनी भिन्न क्यों हैं। आखिर सही कौन है? रानी राजलक्ष्मी ने सोचा, बड़ी रानियां तो महिलाएं हैं, कुलगुरु